गुड़गांव के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है पन्नू के ऊपर, जो बार बार हम बोले नहीं, हमने वो सामने हमारी टीना उसमें हमने जब उसने आज से 3 या 4 साल पहले बदमाशी बताएंगे, नवीन जी भी उसमें साथ थे, जब उसने ऐलान किया था न्यू 2020 के ऊपर कि रेफरेंडम लाएंगे और खालिस्तान लाएंगे, हिमाचल, खालिस्तान, सारा हरियाणा सबको इकट्ठा करेंगे, ये उसने किया। और हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, हजारों की तादाद में नौजवान, जिसमें खास तौर पे सिख नौजवान थे, नवीन जी आए थे गुड़गांव से, पानीपत से, हर जगह से, पंजाब से। हमने यूके की अम्बेसी को घेर करके जितने भी टेररिस्ट उसके साथ थे, परमजीत सिंह पम्मा हुआ या गुरपंत सिंह पन्नू हुआ, हमने डिमांड की थी कि इसको हमें भारत सौंपा। एलानिया चैलेंज किया था और उसका असर कुछ पड़ा भी, पर उसके बाद हमारी कई सरकारों की कमजोरियां, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमजोरियां, हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त करते रहे। अगर हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त ना करते, जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, ऐलान किया उसके ऊपर जंग का कि खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, जो हमने चैलेंज किया। और ये असलियत आपके सामने, हमने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया, बच गए हमारी किस्मत, हम बोनस की जिंदगी में है। पर जो खालिस्तान की नींव रखी गई थी पंजाब के अंदर, उसको हमने पूरा नहीं होने दिया। पर इसमें भी कोई शक नहीं, खालिस्तान की नींव रखने वाले भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे। यही था कि सदा राज करेंगे, राज तो नहीं हुआ, पर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम जरूर हुआ। हरियाणा में भी लोग शहीद हुए, पंजाब के भी हुए, 19,000 बेगुनाह लोग, हिंदू भाई शहीद हुए। सवाल है कि ये आवाजें उठ क्यों रही है, इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। रोज उठ करके, पीछे जब 26 जनवरी थी तो उसने कहा कि मैं शिमला के अंदर तिरंगा झंडा हिमाचल में नहीं लहराने। मैं गया था, मैंने वहां के प्रशासन को बोला, मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर को मिला, आप अपना काम कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी को पूरा करूं। और ऐलान करके तिरंगा झंडा लहरा के आया। रास्ते में को कार बम भी लगा सकता था, तो भी चैलेंज किया था, अखबारों में, टीवी में आ चुका था। तो बार बार मीडिया के लोगों को थ्रेट करना, ये थ्रेट करना होता है। आप हिंदुस्तानी हैं, कितना भी आप अपनी रिपोर्टिंग को कैसे करें, पर आपके अंदर एक भारत है। आप ये चीजें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा देश टूटने की बात पे है। 36,000 बेगुनाहों का खून बहने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का शहीद होने के बाद, हम अभी भी पॉलिटिकल पार्टियां जागी नहीं। हम एक मुद्दे के ऊपर, एक मंच के ऊपर उठा करके आवाज देने को तैयार नहीं कि हम सब इसके खिलाफ हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को मिलते और इनको बाहर से लाते, वहां के कंट्रियों से बात करें। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर आए, आप उनसे बात कीजिए कि वो हमें वापस सौंपो। हम रोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, देश की आम जनता जो है डिस्टर्ब हो रही है। हमारा जो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो एक इकोनॉमिक स्टेट बन चुका है। गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो एक इकोनॉमिक स्टेट है। यहाँ बिहार भी, यहाँ मध्य प्रदेश भी, यहाँ टाटा भी, यहाँ बिरला भी, यहाँ दिल्ली भी, यहाँ पंजाब भी, हर व्यक्ति इस गुड़गांव की इस धरती ने, प्यारी धरती ने अपने आंचल में समा रखा है। और यहाँ से व्यापार पूरी दुनिया में होता है। और इस गुड़गांव की धरती को डिस्टर्ब कर रही, यहाँ एक इकोनॉमिक स्टेट है। जैसे बॉम्बे 26/11 की घटना हुई, इकोनॉमिक स्टेट है। आज उसके बाद गुड़गांव हमारी इकोनॉमिक स्टेट है। लोग अपने अपने काम में लगे, पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी दे रही है, पब्लिक अच्छा काम कर रही है, पर बीच में आके इस तरीके से डिस्टर्ब कर दे जो आम पब्लिक है, जो आम बिजनेसमैन है, जो बाहर से आने वाला व्यापारी है, जो यहाँ बड़े बड़े सेंटर खोलना चाहते हैं, एजुकेशन सेंटर खोलना चाहता है, होटल खोलने चाहता है, इकोनॉमिक काम करना चाहता है, बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके मन में ये विचार जरूर आता है क्या खालिस्तान बनेगा।
क्या हरियाणा पंजाब में जाएगा? ये चीजों का सवाल एक खड़ा होता है कहीं ना कहीं अखबारों में न्यूज। मैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, मैं खट्टर साहब का थैंक करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उन्होंने देरी जरूर की पर उन्होंने स्टेप अच्छा उठाया। पर अब उनको एक जरूर सलाह दे के जाऊंगा, खट्टर साहब को, डीजीपी साहब को, कि आप कोशिश करें कि अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर इधर आए हैं, आप उनसे बात कीजिए और पन्नू जो उसके साथ जितने भी टेररिस्ट हैं वो हमें वापस होंगे। वो हिंदुस्तान के भगौड़े हैं, वो रोज धमकियां देते। मेरे सामने विनोद जी बैठे, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, इनको और इनके एक दोस्त पत्रकार भास्कर पेपर के कई थ्रेट आए उनको, नवीन जी को थ्रेट आए, पर हमने कभी बताया नहीं। हम थ्रेट की कभी चर्चा नहीं करते। हमारा थ्रेट, हमारा जीवन सबका देश की अमानत है, हमें मौत से डर नहीं लगता, पर आम पब्लिक को डराया जाएगा वो किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हरियाणा की धरती, उनके लोगों को, गुड़गांव के बिजनेसमैन को, गुड़गांव के हर व्यक्ति को, गुड़गांव की पुलिस को, गुड़गांव के प्रशासन को कहना चाहते हैं, आप अपना काम कीजिए। इनके खिलाफ लड़ना भी MS बिट्टा की जिम्मेदारी है। हम उसके खिलाफ लड़े हैं, हर जगह पे लड़े हैं, हिमाचल में लड़े हैं, पंजाब में लड़े और यहाँ भी लड़ेंगे। आप अपना काम कीजिए। हम इनको जानते हैं ये कितने पानी में। मैं कई बार कई चैनलों पे बहस की कि पन्नू आप तो रोज कभी शरीफ लोगों को धमकियां देते हो, कभी चीफ मिनिस्टर को कहते हो, कभी कहते हैं मैं तिरंगे झंडे का अपमान कर दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ किसी चैनल में लाइव जुड़ जाओ, आप उनको कांटेक्ट करो, आपके पास फोन है कि एक तरफ बिट्टा एक तरफ पन्नू, अगर तेरी बहस से हार जाओ कभी तेरे खिलाफ नहीं बोलूंगा। खालिस्तान का मतलब समझा रहे, खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान ये वो चाहती कि दिल्ली के अंदर पंजाब के सिख लोगों को, सिख भाइयों को, कल नरेंद्र मोदी जी ने चांदनी चौक में कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहां नमस्तक किया गुरु तेग बहादुर जी के सामने। क्या वहां पे आप पासपोर्ट के जरिए हमें पहुंचाना चाहते हैं? खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी गुंडो, क्या आप हमें रकाबगंज साहब, क्या हमें नदेड़ साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी का अमर वो स्थान, आखिरी स्थान, वो जन्म पटना साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटना साहब में जन्म हुआ। लखपत साहब गुरुद्वारा गुजरात में, जहां गुरु नानक देव जी महाराज के चरण, उनकी पवित्र खड़ाएं हैं, उनके साहिबजादों की खड़ाएं हैं। क्या आप हमें पासपोर्ट के जरिए वहां भेजना चाहते हो? पहले गुरुद्वारा साहब, ननकाना साहब हमारे बिछड़ गए, करतारपुर साहब बिछड़ गए, अमरदास में कहते हैं बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें देना। तो आप हमारे जो गुरुद्वारा साहब अभी हैं वो पासपोर्ट के जरिए, क्या हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र स्थान, गुरु महाराज का पवित्र स्थान, क्या वहां पासपोर्ट के जरिए हमें करना चाहते हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी बदमाशों, कहीं बहस तो करो मेरे से। खालिस्तान का मतलब तो देश की जनता को, दुनिया को समझाओ कि खालिस्तान का मतलब क्या है। क्या पंजाब के बाहर से जितने भी सिख है, हरियाणा के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, जिनके करोड़ों अरबों के कारोबार, जिनकी ट्रांसपोर्ट, जिनके व्यापार, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनकी जमीनों के कारोबार अरबों खरबों के, क्या आप उनको पंजाब में लाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, क्या हमारे उन सिख भाइयों को उजाड़ करके, हिंदू भाई पंजाबियों को उजाड़ करके, क्या आप पंजाब में उनको बसाना चाहते हो? कितना है पंजाब हमारा? पहले था हमारा काबल कंधार तक राज था, महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम का काबल कंधार, और महाराजा रणजीत सिंह जी की फौजों का जर्नल थे हरि सिंह नलुआ जी। काबल कंधार में माई कहती थी जब बच्चा सोता नहीं था, बच्चा सो जा नलुआ आ गया। इतना जोर था हमारे उस वक्त का, इतना बड़ा पंजाब। फिर क्या आया? फिर नारा दे दिया पंजाबी सूबा, काबल कंधार से पंजाबी सूबा, हरियाणा भी चला गया, गंगानगर भी चला गया, हिमाचल की धरती भी कहीं चला ही गया, हिमाचल, जम्मू का हिस्सा भी चला गया। अब क्या चाहते हो? खालिस्तान तुम्हारी ऐसी की तैसी। खालिस्तान न बना था, न कभी बनने देंगे। असलियत आपके सामने, टूटा हुआ शरीर आपके सामने। को दिल्ली में बैठ के नहीं लड़ाई लड़ी, अमृतसर में हरमंदर साहब के सामने बैठ के वो पवित्र स्थान का जब अपमान करते थे,
जब आतंकवादी गोला बारूद लेके जाते थे, सामने चैलेंज करके तिरंगा झंडा लहरा के इनका जवाब देते थे। हमारे भोले भाले लोगों को आप उनको बदनाम करते, उनको डराते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हरियाणा की गुरुद्वारा साहब कमेटी, हमारा हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता, याद रखें। हमारे इस रोटी बेटी के रिश्ते को, हमारे हिंदू सिख के 9 मास के रिश्ते को उखाड़ नहीं सकता है। पर आवाज हिंदू समाज से नहीं, आवाज सिख समाज से हमारी तरफ उठनी चाहिए। क्यों ना उठे आवाज? हम रहते भी यहां हैं और चुप रहेंगे हम? पहले किसान आंदोलन हुआ, हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है। हमारे हरियाणा के, पंजाब के लोगों के, कुछ चंद लोगों की गलतियों से हरियाणा के भोले भाले किसानों को भावुक करके हरियाणा की धरती को बदनाम करके चले गए। इस हरियाणा की धरती से वो दीप संधू जिसने खालिस्तान के झंडे का वहां बात की और तिरंगे झंडे का अपमान किया, ट्रैक्टर लेके लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए इस सिंधु बॉर्डर के ऊपर से। और उसके बाद एक इनोसेंट व्यक्ति को उल्टा टांग करके तलवानियों की तरह उसके हाथ काट दिए। फिर सिंधु बॉर्डर के ऊपर ये नारे लगाए, पहले इंदिरा गांधी मारी, आज नरेंद्र मोदी को मारेंगे। हाथ जोड़ के उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आज आप कहां खड़े? आपका अपमान करके ये लोग चले गए पंजाब से। आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ता। क्या हम लड़ते? क्या हमें कभी देखा? हाँ, हमने चुनाव लड़ा। हमने चुनाव उस वक्त लड़ा जब आतंकवादियों ने कहा बेटा अगर चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जो इसके वोट डालने जाएंगे हाथ काट देंगे। हमने लोकतंत्र लाने के लिए, हमने बहनों के सुहागों की रक्षा की, हमने खून की नदियां बंद हो उसके लिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद हमारे ऊपर 3 ब्लास्ट हुए, तब उसके जब अमन शांति दिया है, चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने हरियाणा के किसान भाइयों का अपमान किया। हरियाणा की वो पवित्र धरती जहां हर घर में, जहां हर गांव में, चाहे 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, चाहे नक्सलाइटों के साथ लड़ाई हो, चाहे कश्मीर की लड़ाई हो, हर गांव में, हर हरियाणा की धरती पे खून गिरा है लाल इस मातृभूमि की आजादी की सीमाओं की रक्षा के लिए। उस धरती का अपमान करके चले गए। और उसके बाद यह चुनाव लड़ लिया पंजाब के अंदर राजोवाल साहब और चूड़नी जी। फिर कहूं क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते। हम क्रांतिकारी नहीं है, हम पापी से लोग हैं। हम जो करते हैं हम सेवा के रूप में करते हैं। हम कोई देश पे हसान नहीं करते, ना लड़े ना लड़ेंगे, ना कभी आखिरी दम तक कभी आपको आवाज सुनाई देगी चुनाव। आज नहीं तो कल जाना है। हरियाणा के लोगों को, किसान भाइयों को बदनाम करके चले गए और जमानतें जब्त हो गई। लाखों का आंदोलन, जमानतें ही जब्त हो गई। अब मैं अपने किसान भाइयों को, हरियाणा को कहना चाहूंगा, इनसे सवाल तो पूछिए, हमारी हरियाणा की इस पवित्र धरती को बदनाम करके क्यों चले गए? क्या आज मेरे हरियाणा के किसान भाई इनको सवाल पूछेंगे? क्योंकि आंदोलन के पीछे पन्नू का हाथ था। पन्नू ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान होगा, तो हुआ। इनके आंदोलन में आवाज आई, हुआ। तो क्या आज किसान मेरे भाई इस पवित्र जो धरती का अपमान करके लोग चले गए, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जमानतें जब्त हुई, जहां खालिस्तान के नारे लगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारी धरती को बदनाम करके क्यों चले गए? क्या सवाल पूछेंगे? क्या खालिस्तान बनना चाहिए? क्या हरियाणा पंजाब के साथ मिलना चाहिए? क्या हरियाणा भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए? क्या सवाल इनसे पूछेंगे? हर सवाल का जवाब मीडिया करे। हर सवाल की जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर हो। हर सवाल की जिम्मेदारी चंद लोगों के ऊपर हो। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनसे सवाल कौन पूछेगा? कौन लोगों को बताएगा? ये छोटा सा सवाल नहीं है, हल्का सा खुदा न खास्ता। उन्होंने कहा तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, खुदा न खास्ता किसी को 4 पैसे दे करके गुड़गांव डीसी ऑफिस, एसएसपी डीसी ऑफिस या हरियाणा के किसी ऑफिस के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान हो गया। टुट्टा था आदमी, पंजाब में टुट्टे से लोग, कुत्ता भी नहीं पूछता उन लोगों को जिन्होंने मोगा में तिरंगे झंडे का अपमान किया। अब नीचे को खड़ा नहीं, वो तिरंगा झंडा हिला दिया, अरे तिरंगे झंडे का अपमान हो गया, अरे हम तो खालिस्तान का झंडा कर गाड़ दिया। कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ भी कर ले। न्यूज तो आपकी बड़ी बनेगी ना, न्यूज तो छोटी नहीं बनेगी ना। उसकी दहशत
बेंगलोर भी जाएगी, जहाँ के कईयों के हेड ऑफिस वहाँ, तमिलनाडु भी जाएगी, और उनकी आवाज़ चेन्नई भी जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है कि यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की, वो इन सवालों का जवाब दें, उनके विचार क्या है। और किसान भाइयों को हाथ जोड़ के सिर झुका के मेरी बेनती है कि इन खालिस्तानियों को सवाल पूछें, इन आंदोलनकारी जो पंजाब में जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिन्होंने हरियाणा की धरती को बदनाम किया, इनसे सवाल पूछे कि खालिस्तान का मतलब क्या है। बाकी आप मेरे से कोई सवाल पूछें। बेटा जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत झेला भी है, मगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे भारत के अंदर इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, इतनी बड़ी CBI है, और इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है फोर्सेस के ऊपर, और फोर्सेस क्या कर रही है कि आपको एंटी टेररिस्ट फ्रंट को आगे आना पड़ा देश बचाने के लिए और झंडे के लिए। मैं बता, देखो दो बातें, हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट आज से नहीं, ये बचपन से है। तो लड़ाई हमने की जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। हमारा बीजेपी से को मतलब नहीं, टेररिज्म के ऊपर पूरा कंट्रोल हुआ है, इस पर कोई शक नहीं। 370 धारा हटी, जगह जगह ब्लास्ट होते थे, दिवाली के दिनों में उसके ऊपर कंट्रोल हुआ, जवानों पे गोलियां चलती थी, कश्मीर के अंदर पत्थर फेंके जाते थे, कंट्रोल हुआ। हाँ, कश्मीरी पंडित अभी नहीं वहां जा रहे, टेररिज्म के ऊपर पूरा कंट्रोल हुआ। पर ये जो टेररिज्म पंजाब का है, हमारे में कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों में, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक। टेररिस्ट है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई, हम अलग अलग राजनीति करते हैं। अब अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट हुए, 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई गई, 38। और जिसने मेरे पे बम चलाया बुल्लर ने, हर पॉलिटिकल पार्टी बचाने में आ गई। आज मैं बयान दिखाता हूँ, मेरा फोन ना, आज बयान दिखाता हूँ, पंजाब के डिप्टी CM जो एक्स रहे उनका दिखाता हूँ, अमरिंदर सिंह का दिखाता हूँ। आतंकवादियों को छोड़ दो, खुलेआम जब हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेकर के कोई पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा, कोई डिप्टी CM रहा, कोई मंत्री रहा, कोई जिम्मेदार पोस्टों पर रहे, जिन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया राज्यपाल ने, जिन्होंने मेरे पे दिल्ली में ब्लास्ट किया, 38 लोग शहीद हो गए, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो गए। अरे पंजाब का कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं कहती उनको छोड़ दो? तो इसका मतलब अहमदाबाद का कानून अलग है, पंजाब का अलग है। कानून आतंकवाद के खिलाफ एक होना चाहिए, हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या ईसाई है, ये नहीं होना चाहिए यार ये सरदार है, अरे ये मुसलमान है, अरे ये हिंदू नहीं। मैं हूं ना, आपके सामने हूं ना, आपसे अगर सवाल पूछूंगा आप मुझे क्या समझते, मुझे गर्व से कहता हूं, आप मुझे पहले जरूर ये कहेंगे बेटा तू भारतीय सरदार, बाद में मुझे उस चीज का पता है। हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है, अच्छी सरदारों ने, अरे सरदारों ने तो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिसके ऊपर कल नरेंद्र मोदी जी ने इतने सुंदर अपने भाषण उन्होंने दिया, इतना सुंदर उनके सामने नमस्तक करके वो बोले, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए कुर्बानी दी, उनके हिंदुस्तान की चादर, उनके गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु बच्चे 2 साहिबजादे, जिनको नींव में सिख कौम के लिए किया गया। क्या उस वक्त क्या पंजाब अकेला था? हम सब एक थे। सवाल है सिख कौम का अर्थ हमें समझाना होगा कि सिख कौम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मजलूमों के लिए बनाई गई, ना कि सिद्धू बॉर्डर के ऊपर लटका करके टुकड़े टुकड़े कर दिया उसलिए नहीं बनाई गई, ना कि इसलिए नहीं बनाई गई कि वहां पे जाकर के पंजाब के अंदर आप 36,000 बेगुनाह को कत्लेआम कर दो, 19,000 हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दो। हिंदू भाई फिर भी कहता कोई बात नहीं यार, हमारा 9 मास का रिश्ता, गलतियां हो गई, हम अगला रास्ता बना लेंगे। रोज एक ही चीज की आवाज सुनाई देती है, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं खालिस्तानियों को, हिंदू ने क्या बिगाड़ा आपका? हिंदू 19,000 लोगों की शहादत के बाद भी हमारी पगड़ी के आगे गुरुद्वारा साहब हरमंदिर साहब में सिर झुकाता है। हमारे से ज्यादा हिंदू भाई जाते हैं पंजाब के अंदर गुरुद्वारा हरमंदिर साहब नमस्कार करते, और वहां से ये खालिस्तान में नारे लगाते। हिंदू का मतलब समझा रहे, हिंदू ने बिगाड़ा क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा इतिहास
और ये कहते हैं जब दीप संधू की डेथ होती है यहाँ पे, और उसकी अर्थी पे क्या कहते हैं, गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी गीता जी का इतिहास हजारों साल पुराना, आप उस इतिहास को मिटाएंगे, आप खालिस्तान बनाएंगे? ये बहुत बड़े प्रश्न और बड़े सवाल है जिनको हम सीरियस नहीं लेते। गीता ज्ञान बुलाना होगा। इस हरियाणा की धरती पे गीता का ज्ञान बना, हजारों साल पुराना। अभी मैं तमिलनाडु में गया, एक मंदिर में गया था मैं मत्था टेकने, 9 ग्रह के दर्शन करके आया। 60,000 साल पुराना मंदिर, 60। आप मान सकते हैं वैसे बिल्डिंग के खड़ी 900 साल पुराने। हमारे संत भी मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया। ऐसे बैठे हैं जनाब, ऐसे साल में 2 बार चंदन का लेप चलता है, सब कुछ अंदर वही है, 900 साल पुराना। आप उस इतिहास को तहस नहस करना चाहते हैं? आपको पता नहीं है कि हमारा 9 मास का रिश्ता, आपको पता नहीं हिंदू इतिहास कितना पुराना है? मैं हिंदू या सिख की बात नहीं कर रहा, पर ये जो रोज खालिस्तान का मतलब, हिंदू भाइयों, सेकुलर सिखों, हमारे जैसे पंजाब छोड़ के चले गए। मेरा क्वेश्चन सीधा सिंपल है, ये रूज कड़ी कौन सी है जिससे उग्रवादी फायदा उठाते हैं और हमारे भोले भाले आदमियों को भगाने में सफल होते हैं, और हम पूरी फोर्सेस उसके पीछे। वो फायदा इसलिए उठाते हैं जनाब। लूज कड़ी बताओ हमें लूज कड़ी कहाँ पर है? मैं बता, लूज कमी ये है, ये सिद्धू बॉर्डर के ऊपर बोले वाले किसानों को, कड़ी है सर, जो हमारी एक चैन होती है उसमें की कड़ी। मैं बता रहा हूँ ना, ये बोले वाले किसानों को वर्गला करके, को दूध लेके आ रहा है, को खाना लेके आ रहा है, भगला करके, तो सिद्धू बॉर्डर पे खालिस्तान के नारे लगते रहे। हमारे जो हरियाणा के किसान भाई थे, क्यों चुप रहेगी? खालिस्तान का मतलब पता क्या है? पंजाब हिंदुस्तान से तोड़ दो। कमियां हमारी हैं, कमियां मैं बताया ना, कमियां हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की हैं। अगर 38 लोगों को अहमदाबाद में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो पंजाब के लोगों को क्यों नहीं? पंजाब के डिप्टी सीएम, पंजाब के जो पुराने पॉलिटिशियन, वो आतंकवादियों की क्या मदद करते हैं? अब आपके सवालों पर मेरा छोटा सा सवाल। लो भाई, आपने कहा कि किसान आंदोलन में पन्नू का पैसा लगा हुआ था, पन्नू की शह पे चल रहा था। आप 2-3 कोई नाम बताएंगे जो पन्नू की शह पे किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं? देखो, 2 बातें, आप उसको दूसरी तरफ लेके जाओ। नहीं, आपने कहा, आपने कहा, मैं उसी में से पन्नू ने, मैंने ये नहीं कहा कि पन्नू का पैसा लगा ना, नहीं, आपने कहा कि पन्नू के शह पे किसान आंदोलन। नहीं, सुनो, अब ये किसानों को सोचना कि हमारे आंदोलन में कौन शामिल हुआ। दूसरी बात सुनिए, लाखों की रैलियां मैंने की, आप तो पुराने मुझे देखा, लाल किला में 4-4 लाख की रैली की पूरे देश में की। हरियाणा के, पंजाब के कोने कोने से बसें, गाड़ियां आती थी। हम उस वक्त लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था जनाब, वायरलेस सेट हाथ में उठते थे और काफला लेके राजपुरा से चलता था, और ये गुलशन के ढाबे सबको खाना खिला के, और ये उतारा पैसे दिए कि मेरे सवाल को यूटर्न देंगे। ना यूटर्न नहीं देता मैं कहा मुझे 4 घंटे लगा लो एक चीज का जवाब। नहीं, पर सीधी सी एक लाइन ना, ऐसे नहीं होता, सीधा बीच में घुस के जवाब दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा? दूसरी बात सुनिए, क्या कभी रास्ते के अंदर को तोड़ फोड़ हुई? नहीं। अगर किसान आंदोलन लोगों ने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, देश ने विश्वास किया, दुनिया ने विश्वास किया, तो मुझे यह बताइए, हिंदुस्तान का वो तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सजा हुआ, उसका अपमान क्यों हुआ? मेरा आपसे सवाल, आप जवाब दीजिए। मैंने क्या लेना जनाब राजनीति से? ऐसा बड़ा होता है? मैं राजनीति की बात, तिरंगा झंडा बड़ा है कि नहीं जनाब? बिल्कुल बड़ा है ना। और तिरंगे झंडे का अपमान की शुरुआत कहाँ से हुई जनाब? नहीं, सिद्धू बॉर्डर से हुई? बिल्कुल हुई, लेकिन मैं तो जिम्मेदार कौन है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जैसे कहा कि इन लोगों की शय पे कुछ लोग इसमें किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं, करो, मैं भी एक्सपोज करूं, क्या बात है? तिरंगे का अपमान हुआ वहाँ, तो आप बता सकते हैं कि वो कौन लोग हैं कि जिन न दीप संधू कौन था? हाँ, बस मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, रातेवाल अगर मंच का जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार थे। चूड़नी था, वो जिम्मेदार थे। मंच पे जो नेता थे, वो जिम्मेदार थे। अगर मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, मेरे कार्यक्रम के बीच के उठ के कोई तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, किसी का लूटपाट कर ले, उसका जिम्मेदार MS बिट्टा है जनाब। याद रखिएगा, बीच बूझ उसके बात नहीं करता, सीधी करता हूँ, 100 बार पूछो। बिट्टा जी, ये एंटी टेररिस्ट फ्रंट ठीक है, इन चीजों की आवाज उठा रहा है, क्या सिर्फ आप आवाज उठाने तक भी रहेंगे या कोई एक्शन टीम भी आगे तैयार करते हैं? देखो, हमारे पास आवाज नहीं, ये टूटा हुआ शरीर बम्बों का 14 बार हमलों से आपके सामने है।
जब आतंकवादियों से लड़ते थे गोली तो नहीं चलाते थे, आवाज को AK-40 एक तरफ AK-47 रॉकेट लॉन्चर जवान को बना के लड़ते थे, पैर ठोकते थे उनको, लड़ाई जाके जीती, नौजवानों को इकट्ठा किया, आपके सामने मिसाल है। अब ये कहो कि मैं लड़कों को बंदूक पकड़ा के कहूँ कि आप कानून हाथ में ले लो, वो हम हाथ में नहीं लेते। बेटा साहब, बार-बार आम आदमी पार्टी का संबंध खालिस्तान से जोड़ा जाता है, लेकिन अब पूरा पंजाब का बागडोर आम आदमी पार्टी के हाथ में, तो क्या उसका कुछ असर दिखेगा, कुछ अलग प्रक्रिया है? मेरा ख्याल वहाँ भी केस उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है। हम पॉलिटिकल लड़ाइयों में मेरा ख्याल हमें नहीं करना चाहिए, आम पार्टी या कांग्रेस या दूसरे, जिन जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया है, जिस तरीके से आज पंजाब के अगर पेपर पढ़ो पिछले इलेक्शन से लेके अब तक कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बुल्लर को और राजेवाना को इशू बना करके छड़वाना चाहती हैं। तो उन्होंने भी केस रजिस्टर किया पंजाब में, हिमाचल ने भी केस रजिस्टर किया है, आज गुड़गांव में हुआ है। पर हमें पंजाब के साथ साथ इस वक्त जो पीसफुल स्टेट है गुड़गांव, हमारा हरियाणा, उसके ऊपर हमारी नजर है कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठे, क्योंकि हम तो गुड़गांव हमारा, ये हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम कहाँ चले गए, हम पीछे रह गए। आज हमारा हरियाणा तरक्की के रास्ते पे गया, सड़कें हैं, फैक्ट्रियां हैं, निर्माण है, खेती बाड़ी है, हम बहुत पीछे चले गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक ऑल पार्टी मीटिंग हो, यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ हरियाणा के CM हो, यहाँ जम्मू कश्मीर के जो भी अधिकारी हों और हिमाचल के CM सब मिलकर के मीटिंग करें कि ये जो पन्नू का रोज का लफड़ा है, रोज प्रेस वालों को मैसेज देना कि देखो घर में बैठे मैं जो मर्जी करता रहूं फौरन से, सवाल है कि उसको सीरियस दे करके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाए कि ये हमारे रोजगार को, हमारी स्टेट को, हमारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, खालिस्तान के ऊपर वर्गला रहा है, तो इसको बाहर से ला करके, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी है, उनकी बात 2 मिनट फॉरेन बैठी 2 मिनट मैं सवालों पर जवाब मैं अभी रुको। तो आप फॉरेन पॉलिसी को लेकर के इनसे बात करें, इसका टंटा ही खत्म करें, इसकी इंटेरोगेशन करें, इसके पीछे ISI कौन है, कौन व्यक्ति है, चाइना इसके पीछे है, पाकिस्तान ISI के पीछे। मैं दूसरी बात का कहना चाहता हूँ, अगर खालिस्तान का इतना शौक है ना, इतने बहादुर बनते हैं ना जो पंजाब के नारे लगाने वाले, गीता को बनाना होगा, खालिस्तान बनाओगा, तुम्हारी ऐसी के तैसी कहाँ थे तुम जब ननकाना साहब के अंदर ग्रंथ, तो वहां के ग्रंथी की बेटी का किडनैप हुआ, कहां थे भैया? जब एक काफिर ने कहा कि ननकाना साहब का नाम बदलो, कहां थे आप? जहां महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ के कर दिया, जो शेरे पंजाब कहते थे, काबल कंधार तक शेरे पंजाब, उसके स्टैचू को तोड़ दिया। आपकी आवाज कहां रही भाई बताइए? जब मंदिरों का अपमान हुआ, गुरुद्वारों साहब का अपमान हुआ, कहां थे वो? बब्बर शेरों बनते, कुत्ते भी अच्छे होते हैं, आपसे वफादार होते हैं। और जब काबल कंधार तक, जब कई साल पहले गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, बहनों के सामने, माओ के सामने, पतियों के सामने एक दूसरे को गोलियों से 25-30 के करीब कर दिया, वो कहाँ गई हो खालिस्तानी हो? आपकी दलेरी कहाँ गई? कहाँ हो बहादुर? असी सरदार होने और सरदार बनो, गुरु तेग बहादुर जी की सोच पे चलते हुए मजलूमों की रक्षा के लिए। जब कश्मीर के अंदर सिख लोगों का कत्लेआम हुआ, 35-30 के करीब लाइन के खड़ा करके शहीद कर दिया गया, आपकी आवाज कहां थी? डराते हो लोगों को, बोले बड़े लोगों को आप डराते हो। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये खालिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान ISI के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। मैं फिर चैलेंज करके कहता हूं, खालिस्तान के ऊपर कोई अगर मेरे से बहस करना चाहता है, पन्नू हो या उसके चेले चाटे कोई हो, आप अपने चैनल पे जोड़ लीजिए, पहले उसको बुला लीजिए, मेरे सवाल कर लीजिए। बेटा जी, इनका मेरे फोन पे भी हफ्ते में 3 बार आपकी है, 3 बार बोला, मैंने आज सीरियसली लेता, उठाया भी नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इन कॉलों से क्या होगा? मेरा मोरल डाउन हो जाएगा या इसका इलाज भी क्या है कि मैं हर कॉल पे रोजाना FIR दर्ज कराता हूँ? आपका जो सवाल है, देखो आप एक पत्रकार हैं, आपका तो एक बिजनेसमैन आदमी, एक साधारण आदमी सड़क पे चलता है, मैं और आप उसमें उसका प्लास्टर, ठीक है ना? इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया उन लोगों को जगाने के लिए, कुछ है नहीं, हम इतने बड़े सालों से लड़े थे, कुछ नहीं, लोगों को डराते। सवाल सबसे बड़ा
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रोज जो आम बिजनेसमैन, आम व्यापारी, चलो एक बार केस रजिस्टर हो गया, अखबारों में आ गया, कल को खुदा न खासा कोई छोटी सी वारदात कर लो, छोटा सा को पटाखा ही लगा दो, बम फट गया, तिरंगे झंडे का अपमान हो गया। इसलिए मैंने कहा केस रजिस्टर करने के साथ साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने मजबूत की है, यूक्रेन से बच्चे बचा के लाए हैं, पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी जी को मानती है, उनके पास जाएं और जा करके कहें कि वहाँ के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आए, अभी चर्चा करें कि किसको हमें वापस हो तो जब इसके ऊपर केस रजिस्टर करके जेल में डालें। पर तो इसका हल तो यही है। नहीं बेटा जी, मेरा एक कॉल आती है जी, कंटिन्यू आती है, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता और मैं उस आदमी को भी सीरियसली नहीं लेता जो बकवास करे, क्या हमारा देश में क्या जोर हो गया या इतना कि वो अगर वहाँ बैठ के कहेगा कि मैं खालिस्तान बना दूंगा, खालिस्तान बन जाएगा। मुझे यह है कि क्या इस ऐसे आदमी को सीरियस लेना चाहिए या नहीं, मेरा सवाल है। देखो पहली बात तो है जरूरत से ज्यादा अगर तरजीह देंगे बिट्टा साहब, जब आप भी कह रहे हो कि भाई इसको पल्ले नहीं, तो वो पब्लिसिटी नहीं ले लेगा। मैं कितने सालों से चल रहा है जी, हमने प्रोटेस्ट किया, खत्म कहानी, ठीक है ना। उसके बाद लाल किला का हुआ, जवाब दिया, खत्म कहानी। हम इसको उठाते नहीं, पंजाब में हम बोलते नहीं और यहाँ भी हम बोले नहीं। अब यहाँ पे इसलिए हम जवाब देने आए हैं। देखो सीरियस लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए। सीरियस इसलिए लेना चाहिए, को हल्की सी बात कर दे ऐसी, को पैसे लेके कोई व्यक्ति कर दे तो कल को न्यूज पूरी इंटरनेशनल न्यूज बने। सीरियस हमें नहीं लेना चाहिए जिम्मेदार लोगों को, पर सीरियस इसलिए लेना चाहिए कि शरीफ आदमी के लिए कोई डर और किसी तरीके का माहौल पैदा ना हो। क्योंकि देखो वो तो विदेशों में बैठे हैं और आजकल पंजाब में गैंगस्टर जो है ना वो ऊंचाइयों पे जा रहा है, गैंगस्टर, और गैंगस्टर के पीछे अब टेररिस्ट। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग ये कन्विंस करें लोगों को कि ऐसे कुत्ते भागते रहते हैं तो करते रहते हम उनकी परवाह नहीं करते। ना हिमाचल में जब गया था, सीएम को मिलके बाहर आया, प्रेस थी, जब कहा कि 26 जनवरी को तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, तो वहाँ पे मैंने उसका जवाब दिया, हम देखेंगे। और कोई झंडा नहीं, वहाँ पे अपमान हुआ, पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई और केस रजिस्टर किया गया। पब्लिसिटी तो मिल गई ना बिट्टा जी, है? पब्लिसिटी तो उसे मिल गई ना जिसमें कामयाब हो गया। ये भी उसकी पब्लिसिटी publicity हो रही है। आपका कंधा यूज कर रहा है यहाँ पर हो रही है, उग्रवादी की publicity हो रही है। एक मिनट भाई, शर्मा जी कोई बात नहीं, एक एक करके पूछ लो। तो पब्लिसिटी तो उसे मिल गई ना जिसमें कामयाब हो गया, आपका कंधा लेके, आपका कदम उसका कद एक थोड़ा ना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई भी ना बोले? नहीं खिलाफ नहीं कह रहा, जरूरत से ज्यादा तरजीह देना, वो पब्लिसिटी वो कानूनी कार्रवाई हो, ही इज गेनिंग, कानूनी कार्रवाई हो, ही इज गेनिंग। कानूनी कार्रवाई आप कर दी, कर दिया, उसको ज्यादा आप करोगे तो वो गेन कर रहा तो है, ये ऐसा हमारा मानना है। ये है कि केस रजिस्टर होता रहेंगे जी, कोई भी कुत्ते की तरह भौंकता रहे जी, वो लोगों को डराता रहे और हम उनकी बातें सुनते रहे, इसकी ऐसी की तैसी का। लोगों को आउट जागरूक ऑफ करें, साइट डरना आउट नहीं। ऑफ माइंड जब नहीं तरजीह देंगे अपना तो बंद फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं उसके खिलाफ खारिज नहीं ये नहीं चाहते। आप चाहते हैं नहीं। अगर पंजाब के सुनिए, पंजाब के अंदर वो कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, अगर का मौत का कफन बांध के कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई ना निकलती तो खालिस्तान बन जाता कि नहीं बन जाता? मेरा सवाल है आपसे। मेरा मैं उसी के जवाब, आप जितना राष्ट्रभगत देश भगत, सुनो नहीं मैं बता रहा हूँ, आपका कदर उसके कद में रात दिन का फर्क है, रात दिन। आपको कैसे कंपेयर करके वो उससे बराबर लेके आपको वो कर रहा, मेरा ये मानना है। आप समझ रहे, मैंने आपकी बात का ये जवाब दिया। मैं फालतू कभी बोलता नहीं, जब टीवी में डिबेट होती तभी बोलता ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। अगर यहाँ की पुलिस ने, अगर यहाँ के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने, अगर यहाँ की सरकार ने ये स्टेप उठाया है, ये स्टेप पहले उठाना चाहिए था, तो उनको हौसला देना और इसको चैलेंज करना आपके मीडिया के थ्रू। वो अभी देखता होगा, वो कुत्ते का बच्चा अभी देखेगा, उसको जवाब देना। तो कुत्ते का बच्चे, हम डरते नहीं है, तेरी हिम्मत है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया उसको मेरी आवाज पहुंचती होगी, कौन बोलता उसके खिलाफ बताओ, कितने जवाब दिया मुझे बताओ। भाई साहब एक मिनट जवाब तो दे दो ना, मैं कौन बोलता उसके खिलाफ? आप बोलोगे नहीं, आप कोई गल नहीं, पन्नू नहीं आप बिट्टा जी डाइवर्ट करके उस बात को नहीं है। सर आपकी राष्ट्रभक्ति में हमें कोई पन्नू के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं ऑलरेडी गुड़गांव में।
गुड़गांव में पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है, इससे पहले भी, उसके बाद से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुड़गांव के अंदर दर्ज है। कहने का मतलब है आया हूँ कि कि सरकार बात करे, नहीं तो सरकार बात को नहीं, एक मिनट सर, सरकार बात क्यों नहीं करती? आपने कहा था कि वो मर गया, जिसको ऊपर गीता का ज्ञान दिया और ये दिया वो दिया, उसके बाद में सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब सामने दिखाई दे रहा है अगले आतंकवादी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखो मैं सरकार में तो नहीं, आप सरकार साहब जवाब तो ले सकते हैं सर, सरकार को तो कर सकते आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं करती ये तो पूछो सरकार से। मेरी तो कोशिश है, जवाब दे सरकार को कराओ। एक मिनट, जब प्रोटेस्ट किया था क्या सरकार को पूछ के किया था? यहाँ की सरकार को जगाने के लिए किया था, वहाँ की सरकार को जनाब इनको चैलेंज करना, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो खाला जी का वाड़ा नहीं है, समझे ना? इनके स्थल कहाँ कहाँ है इनका कोई पता नहीं है। ब्लास्ट हुआ ना अभी लुधियाना के अंदर, ब्लास्ट हुआ लुधियाना के अंदर, कौन था? पन्नू के साथ कौन था? एक और व्यक्ति जर्मनी से, और उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री के सारे अधिकारियों को छुट्टी से बुला लिया गया, 3 दिन लगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए, और जर्मनी को मंगाया। अगर हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें गुड़गांव हिट लिस्ट में था, जिसमें दिल्ली हिट में था, जिसमें बॉम्बे हिट लिस्ट में था, आपकी अखबारों में छपा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कार्रवाई की, उस टेररिस्टों के खिलाफ उसी वक्त पकड़ा। हम बोलेंगे नहीं जनाब, आवाज नहीं उठाएंगे जनाब, जगाएंगे नहीं लोगों को, सरकारों को नहीं जगाएंगे तो ठीक है, फिर वो सब जगह पे कहेगा खालिस्तान इसकी ऐसी अकेले रहेंगे। लड़े थे, लड़े हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे बोनस की जिंदगी में, आपसे वादा करता हूं। हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, हमारा किसी को खुश करने का मकसद नहीं है। हाँ, पुलिस ने किया, उसको और हौसला देंगे। अब PM के पास जाके फॉरेन पॉलिसी में बात करके इनको लाओ वापस। इधर एक और थी भैया, उनसे बात नहीं की। हाँ मेरे भाई, राज्यपाल के बारे में बताइए ना। हाँ जी, राज्यपाल, देखो राज्यपाल जो थे बेटा, एक मिनट, राज्यपाल साहब जो थे एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने इनका विरोध भी किया था मंच पे, जो खर्च है आपने सुना कि गलत लोगों से बच गए, और उनसे हाथ से निकल गया आंदोलन, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ। चूड़नी जी भी अच्छे थे, आंदोलनकारी थे। सवाल सबसे बड़ा कि एक तरफ आप आंदोलन करते, आंदोलन का मतलब, आंदोलन उसमें राजनीतिक मतलब नहीं होता। अगर वो चुनाव ना लड़ते आज भी उनका आंदोलन मजबूत होता, उनका आंदोलन टूटा, उन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक। अब राज्यपाल पंजाब के तो रहे नहीं थे, राज्यपाल तो पूरे देश में छा गए, राज्यपाल तो पूरी दुनिया में छा गए। ट्रैक्टर कहाँ कनाडा और जर्मनी के आपने देखा। अब राज्यपाल साहब ने, जब चौधरी जी ने, जिनके उनके रिश्तेदार ने चुनाव लड़ा, जमानतें जब्त हो गई साहब। मैं फिर कहूँ उनकी बात का जवाब दिया था, अगर आप आंदोलन सही नहीं चला सकते, आपको पता है कि मेरे हाथ से आंदोलन निकल रहा है, ये आंदोलन खालिस्तानियों के हाथ में जा रहा है, ये आंदोलन तिरंगे झंडे का अपमान कर सकता है। जब मैं कह सकता हूँ काफी दिन पहले कि तिरंगे झंडे का अपमान हो सकता है, मेरा एक अनुभव है, और पन्नू ने पहले कह दिया था, वो हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ रास्ता बदला। अब सवाल ये है कि इसका मतलब हरियाणा के किसान भाइयों के साथ अपमान किया गया। उनको तो किसान आंदोलन से मतलब था, उनको यही पता था कि खालिस्तान का होगा, तिरंगे झंडे का अपमान होगा। अब हमें किसान भाइयों को चाहिए, आगे से ऐसे पंजाब की तरफ से कोई ऐसे बातें उठती हैं, पहले उनसे सवाल पूछे, जाओ पहले खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठाओ, पहले खालिस्तान की आवाज उठाओ। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुरुक्षेत्र में, वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं ना, हरियाणा में रहते हैं ना, हमारा 9 मास का रिश्ता है ना, तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, दादूवाल जी आवाज उठाएं कि हम पन्नू का विरोध करते हैं, हम 9 मास का रिश्ता है हिंदू से। क्या बोलता है कोई नहीं बोल रहा। हाँ जी, सरदार हो, सरदार तो मैं नहीं है, पहले भारतीय फिर सरदार। KPS गिल कहा करता था, मैं पहले भारतीय हूँ फिर मैं सरदार हूँ। ये नहीं हम कहते है, कितने हम 2 करोड़, इज्जत कितनी, मान सम्मान कितना, प्राइम मिनिस्टर बार बार सिर झुकाते, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल अर्जन सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल धनोआ,
हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जे सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान का दिलबाग सिंह फॉरेन मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। अरे हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हमें इतना मान सम्मान हिंदुस्तान के दुनिया के लोगों ने दिया और हम छोटी सी बात पे आते हैं। गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, मेरे जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपके बोलने का वो असर नहीं होगा, मेरे बोलने का असर। मैं भारतीय हूँ। तो मनमोहन सिंह ने भूल गया। मनमोहन सिंह भी थे, वो 10 साल रहे, फिर क्या मनमोहन सिंह जी से बहुत प्यार है। मैंने जरा चुप रहा चंगा लगता है। ये जो पन्नू बेटा जी, हाँ जी, मैंने जरा चुप रहा है चंगा लगता है। हाँ जी भाजी, जो पन्नू वाला जो सीन है उसमें दिल्ली पुलिस ने भी मुकदमे दर्ज कर दिए। अब गुड़गांव पुलिस ने 4 मुकदमे टोटल दर्ज किए, 506, एक में IT एक्ट लगा दिया। लेकिन हमारी पुलिस जी इतनी तो काबिल नहीं है कि जाके उसको वहां से पकड़ के ले आएगी। तो जो बात आप अब कह रहे हैं ना वो आपको करनी होगी। वो बात दो चीजें, प्रेशर आपको कहाँ डालना होगा। मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पे ब्लास्ट हुआ था दिल्ली, ठीक है, प्लानिंग कहाँ से बनी? कनाडा से। टेररिस्ट भाग के कहाँ गए? एक जर्मनी में चला गया, एक वाइफ हस्बैंड जो है कनाडा चले गए, एक अमेरिका चला गया। 4 थे जिन्होंने रायसीना रोड पे ब्लास्ट किया, ठीक है। बड़ी कोशिश की नहीं है। उसके बाद नाथुरा मिर्जा होते थे हिंदुस्तान के मिनिस्टर एग्रीकल्चर जब मिनिस्टर, उनके बेटे को एक टेररिस्ट पकड़ के लाए, उनके बेटे को किडनैप कर दिया गया जयपुर के अंदर, ठीक। जब किडनैप किया तो वहीं कहीं छुप गए। को दूध लेके जा रहा था, देने के लिए शक पड़ गया, टेलीफोन पे या को बात करते, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दे दी। 1 मिनट बेटा है, पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ, एक टेररिस्ट मारा गया नवनीत सिंह कादियां, 2 पकड़े गए, हरनेक सिंह बप पकड़े गए, इंटरोगेशन हुई। उनका मतलब क्या था? उनकी डिमांड थी बिट्टा के ऊपर जो हमला करने वाला उसको छोड़ो, नहीं तो हम सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे को मार देंगे। सुनिए बात। तो कहां से पकड़ के लाए? भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति CM रहे, आज भी रोज उसके नाम की चर्चा करता हूं। उसने कहा ये टेररिस्ट आने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलकर के राजस्थान की पुलिस जाके जर्मनी, अमेरिका, कनाडा से जाके उसको टेररिस्टों को पकड़ के लाए। और क्या होता है आगे? हमारा कानून कितना कमजोर है। मैं कई बार कहता हूँ, जैसे मेरी बैठे हैं इधर, उनको कई बार इंटरव्यू, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा, मौत मेरी यार है। मैं हारा हूं तो पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक गुलामी से हारा हूं। आतंकवादी लाते फांसी की सजा होती है, कपिल सिब्बल उसका वकील होता है, तुलसी वकील होता है, राम जेठमलानी वकील होता है। अब मैं कोर्ट में गया, अब 3 महीने पहले पता कौन वकील? मुकुल रत्तोगी वकील। एक टाइम की फीस 20 लाख, एक पेशी की वकील। मैं कहां से दे दूंगा? मुझे फॉरेन से फंडिंग नहीं आती, उनको फॉरेन से फंडिंग आती है। और पैसा कौन दे रहा है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, जहां आप लोग जाके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्ते करते हैं, अपने खून पसीने का पैसा लंगर में योगदान डालते हैं, वो पैसा टेररिस्टों के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे केस के अंदर राजोवाल के अंदर भी पेश हुआ, 20 लाख एक टाइम की फीस। तो हमारे देश के अंदर कानून की, पॉलिटिकल व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी है। हर व्यक्ति कहता है यार मुझे सिख वोट मिल जाए। अरे सारे सिख टेररिस्ट है क्या? सिख हमारे देश की शान है। जगजीत सिंह अरोड़ा सिख थे, अर्जन सिंह सिख थे, कई और ऐसे सिख हैं जिन्होंने नाम बनाया भी हिंदुस्तान के अंदर। मनमोहन सिंह सिख थे। पर ये चंद लोगों के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती, कांग्रेस भी खड़ी हो गई, अकाली दल भी खड़ा हो गया। पहले, काफी पहले आप पार्टी ने भी गलती की। तो मेरे कहने का मतलब, हम अकेले आपके सहयोग थे, हम अकेले आपसे सहयोग थे। अब मेरा एक जिंदगी का रोज अनुभव होगा कि टेररिज्म तो खत्म किया, पर हमें टेररिज्म के ऊपर जो ऐसी स्थितियां हैं उसके ऊपर हमें मजबूत होकर चलना। अब मैं आपकी राष्ट्रभक्ति में कोई संदेह नहीं, मगर मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास इतनी फोर्स है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये इतने उग्रवादी कितने आए और कितने चले गए, चुटकियों मुड़ते हैं सर। अगर हमारी फोर्सेज में इतनी हिम्मत है, कोई 5 सेकंड के लिए कितना भी बढ़ाओ नहीं रुक सकता। आप ये उग्रवादियों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? क्यों अखबार में उनकी बातों को निकाल रहे हो सर? ये चंद आदमी है, ये चंद मिनट में खत्म हो जाता है सर। बेटर हमारी मेरा आपसे एक सवाल है।
कि आतंकवाद के खिलाफ बोलना बंद कर दें। आराम से बैठे। सर दोनों तरफ अगर राष्ट्र प्रेम का पाठ भी पढ़ाओ, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 5वीं 7वीं 8वीं में, उनको ऐसा राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाओ कि हर आदमी बोले मैं पीटा हूँ, हर आदमी बोले मैं भी पीटा हूँ। मैं पाठ पढ़ाता हूँ, मैं पाठ पढ़ाता हूँ। कल कहाँ से आया? गुजरात से आया। जितना मेरी जिंदगी का अनंता पाठ पढ़ा के आया। धार्मिक सम्मेलन भी था, संत महात्मा